हाँ, तो एक नई वीडियो में एक नई शुरुआत नए जोश के साथ। पिछली वीडियो में हम क्या बातें कर रहे थे? पिछली वीडियो में हमने बात करी थी एनएलएम के लॉस की, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। वहाँ पे हमने बहुत सारे सवाल कराए थे आपको पिछली बार। तो आज इस वीडियो में हम कुछ नया ट्राई करते हैं, इम्पल्स के बारे में समझेंगे आज, इम्पल्स एंड चेंज इन मोमेंटम। तो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ पे आई का बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करें। पिछली वीडियो में क्वेश्चन लगाना भूल गए यहाँ पे, तो वो मेरी तरफ से माजरत है। इस वीडियो में हम ज़रूर करेंगे वो कि क्वेश्चंस आपके लगा दिए जाएँ, ठीक है। वो लगाना इसलिए भूल गया क्योंकि जिस सॉफ्टवेयर में डाल रहे थे उसमें ऑडियो का पता नहीं कुछ बता रहा था कि ऑडियो जो है वो सही नहीं है या कुछ इस टाइप से, तो वो एडिट ही नहीं हो रही थी वीडियो, ठीक। रेंडर होने में वीडियो वो गड़बड़ हो जा रही थी, बहरहाल इसलिए नहीं किया। तो इस वीडियो में हम जो है सब कुछ करेंगे। आज बात करते हैं इम्पल्स के बारे में, ठीक। तो सबसे पहले भाई इम्पल्स क्या होती है? इम्पल्स होती है, इम्पल्स के ऊपर सवाल करेंगे और चेंज इन मोमेंटम के ऊपर सवाल करेंगे। बहुत बढ़िया, शानदार। इधर देखिए, इम्पल्स क्या होती है भाई साहब? कोई बहुत बड़ा फोर्स या कोई फोर्स छोटे टाइम के लिए लगाया जाए तो इम्पल्स क्या होती है कि फोर्स बहुत छोटे टाइम के लिए लगाया जाए तो हम उसको क्या कहते हैं? इम्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्पल्स कहते हैं, ठीक। अब इसी इम्पल्स में अगर फोर्स कांस्टेंट है या एवरेज है तो फोर्स बाहर आ जाएगा। तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एफ एवरेज इंटू डी टी, ठीक है। और अगर कांस्टेंट नहीं है तो एफ को आप क्या लिख सकते हैं? डी पी बाई डी टी लिखते हैं कि नहीं लिखते? तो डी पी बाई डी टी। तो डी पी क्या होता है? एफ डी टी। डी पी क्या होता है? एफ डॉट डी टी। एफ डॉट डी टी की जगह हम डी पी लिख सकते हैं, तो हमने लिख लिया, हाँ, इम्पल्स बराबर एफ डॉट डी टी इज इक्वल्स टू डी पी। तो ये आ गया आपका चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स हो जाएगा अगर फोर्स चेंज हो रही है लगातार समय के अनुसार, टाइम के रेस्पेक्ट में फोर्स चेंज हो रही है तो इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम होता है। लेकिन अगर चेंज नहीं हो रही है तो फोर्स इंटू डी टी। अब इसके ऊपर सबसे पहला सवाल देखें। सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 31 तक हमने शायद करा दिए थे, आज हमें 32 से कराने। तो हमसे कह रहा है कि इन क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। इन टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg मूविंग विद द स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड हिट टू डिफरेंट वॉल्स एंड कम टू रेस्ट विद इन 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग। ये जेई 2022 का सवाल है। हमसे कह रहा है कि सुनना, हमसे कह रहा है कि 5 kg की बॉल है, टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, 5 kg की बॉल है, 25 मीटर पर सेकेंड से जा रही हैं। 25 मीटर पर सेकेंड, कितने से? 25 मीटर पर सेकेंड। एक टकराई 3 सेकेंड में रुक गई, एक 3 सेकेंड में रुक गई और एक 5 सेकेंड में रुक गई। दूसरी वाली जो बॉल है वो 5 सेकेंड में रुक गई, ठीक। अच्छा, तो हमसे पहला ऑप्शन कह रहे हैं इम्पल्स एंड द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विल बी सेम फॉर बोथ केसेस। इम्पल्स एंड द एवरेज फोर्स। अगला, इम्पल्स विल बी सेम फॉर बोथ बट द एवरेज फोर्स विल बी डिफरेंट। तो इम्पल्स विल बी सेम, अच्छा, बस फोर्स विल बी डिफरेंट। इम्पल्स सेम होंगी, एवरेज फोर्स क्या है? एवरेज फोर्स विल बी डिफरेंट, ठीक। इम्पल्स सेम होंगी लेकिन एवरेज फोर्स अलग अलग होगा। अच्छा, तो सबसे पहले देखें, यहाँ पर इम्पल्स तो भाई सेम होगी। क्यों? क्योंकि मास और वेलोसिटी दोनों का ही 5 kg और 25 मीटर पर सेकेंड था। और दोनों ही रेस्ट पे आ गए, मतलब दोनों ही रुक गए, दोनों का मोमेंटम 0 हो गया। और पहले दोनों का मोमेंटम था 5 इंटू 25, मतलब 125 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो पहले दोनों का ही 125 था और एकदम से 0 हो गया, तो 125 से 0 हो गया। यहाँ पर भी 125 से 0 हो गया, तो दोनों का ही क्या हो गया? चेंज मोमेंटम तो बराबर है। तो इम्पल्स हमारा क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम क्या है? दोनों का सेम है सर। तो इम्पल्स भी दोनों की क्या है? सेम है। चेंज इन मोमेंटम दोनों का सेम है, तो ठीक है।
लेकिन एवरेज फोर्स अलग अलग होगी। एवरेज फोर्स क्या होगी सर? अलग अलग होगी, ठीक है। अच्छा, क्यों? क्योंकि सर फोर्स चेंज इन मोमेंटम अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दोनों के लिए मोमेंटम तो सेम है लेकिन दोनों का टाइम अलग अलग है, ठीक। तो दोनों की एवरेज फोर्स अलग अलग होगी, दोनों की एवरेज फोर्स अलग अलग होगी, टाइम अलग अलग है ना, तो एवरेज फोर्स अलग अलग होगी। तो यहाँ पे हमसे पहले वाले ऑप्शन में कह रहा था इम्पल्स एंड एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विल बी सेम, तो नहीं, टाइम अलग अलग ले लिया है, मोमेंटम तो बराबर बराबर चेंज किया है लेकिन टाइम अलग अलग ले लिया है, इसलिए फोर्सेस अलग अलग हो जाएंगे, ठीक। लेकिन इम्पल्स दोनों में सेम होगी क्योंकि चेंज इन मोमेंटम दोनों में सेम है, ठीक। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, ठीक है। चलिए अगला ट्राई करें। अगला देखें, अगला कह रहा है कि अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम। क्वेश्चन पढ़ें। अ क्रिकेट बॉल ऑफ 150 ग्राम मतलब 150 इंटू 10 टू द पावर -3 kg, ठीक। जिसकी वेलोसिटी है u कितनी है? 3i कैप प्लस 4j कैप एंड द फाइनल वेलोसिटी है माइनस का 3i कैप प्लस 4j कैप। NCERT एग्जाम्पलर का सवाल है, ठीक। हमसे कह रहे हैं चेंज इन मोमेंटम बताइए। चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम होता है P फाइनल माइनस P इनिशियल, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? P फाइनल माइनस P इनिशियल। तो हम कह सकते हैं मास इंटू फाइनल माइनस मास इंटू इनिशियल। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी है कितनी? -3i कैप माइनस 4j कैप, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे थोड़ा, ठीक। ये mu हो गया, मास कॉमन ले लिया v माइनस u, ठीक। -3i तो मास कितना है? 150, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.15। वेलोसिटी कितनी है फाइनल? -3i माइनस 3i, तो -3i माइनस 4j, उसको हम किससे माइनस कर दें? -3i प्लस 4j, इससे हमने माइनस कर दिया फाइनल माइनस इनिशियल, तो हमने लिख दिया 0.15 और ये आपका -3 माइनस 6i माइनस का 6i -4 और +4 -4 और +4 क्या हो जाएगा? ठीक है, -4, हाँ सही तो कर रहे हैं। तो ये सर ये सॉरी ये माइनस में है, ये माइनस 8 हो जाएगा, -8j, ठीक है। अच्छा, 15 चक्का 90, 0.9i माइनस का 0.9i और 15 ठीक, ये कितना हो जाएगा आपका? 15 × 120, 15 × 120 का मतलब हो जाएगा 120, 1.2j, ठीक। तो ये आपका चेंज इन मोमेंटम आ गया, चेंज इन मोमेंटम आ गया, माइनस का 0.9i और माइनस का 1.2j। अब हमसे ऑप्शन में है माइनस का 0.9i, हाँ ठीक, प्लस का 1.2j, प्लस का कि माइनस का? अगर हम माइनस कॉमन ले लें, तो हमारा सी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। माइनस कॉमन ले लें तो 0.9i प्लस 1.2j, ठीक। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन पढ़ें। एग्जाम्पलर का ये वही सवाल कह रहा है इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, अच्छा यही वाली प्रॉब्लम में द मैग्नीट्यूड द मोमेंटम ट्रांसफर ड्यूरिंग द हिट। तो मैग्नीट्यूड निकालना है कि मोमेंटम कितना ट्रांसफ़र हुआ, तो मोमेंटम कितना ट्रांसफ़र हुआ होगा, इसका सर मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक ठीक। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो कि डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? अंडर रूट, ये माइनस है माइनस तो उससे कोई मतलब नहीं है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, तो 0.9 का स्क्वायर प्लस 1.2 का स्क्वायर, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा 9 का स्क्वायर मतलब 81/100 प्लस 144
बाई 100, 100 बाहर ले लें 1/10 हो जाएगा। ये आपका 81 प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 8 4 12 5 225। तो 225 कितना होता है, किसका होता है सर, 15 का। तो 15/10 मतलब 1.5 kg मीटर पर सेकेंड, 1.5 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक, शानदार। ठीक, तो एक बेसिक लेवल पे सवाल था। अभी इससे थोड़े अच्छे सवालों पे आ रहे हैं, टेंशन ना ले बिल्कुल। ये एक बेसिक लेवल पे सवाल था कि चेंज इन मोमेंटम और उसका मैग्नीट्यूड निकालना था। ठीक, अच्छा, अब अगला सवाल ट्राई करते हैं। देखिए अगला सवाल इंटरेस्टिंग है कि नहीं है, देखेंगे। चलें, अगला सवाल हमसे कह रहा है, बढ़िया है। चलें, अगला क्वेश्चन कह रहा है अ मोशन ऑफ द पार्टिकल, पढ़ें क्वेश्चन पढ़ें। अ मोशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाई x इज इक्वल्स टू 0 पे। अच्छा, x बराबर a साइन 4 पाई टी। ठीक, अच्छा, ये दे रखा है हमको और हमसे कह रहा है कि बताइए इसमें ये NCERT एग्जाम्पलर MSQ है, तो इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो हमने सबसे पहले ट्राई करना है क्या कि पहले हर एक ऑप्शन को चेक करना है। पहला ऑप्शन कह रहा है फोर्स एट t बराबर 1/8 सेकेंड, तो हमें फोर्स निकालना है एट 1/8 सेकेंड। ठीक है, अच्छा, और पहला ऑप्शन पहले चेक कर लेते हैं, पहले में खेलते हैं। तो पहले ऑप्शन के हिसाब से सर ये डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखी है a साइन 4 पाई टी, इससे वेलोसिटी कितनी आ जाएगी dx/dt। dx/dt का मतलब a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, साइन का होता है कॉस, साइन का कितना होता है कॉस, और कॉस थीटा, और कॉस थीटा मतलब 4 पाई टी। और क्योंकि ये t नहीं है, t के साथ एक कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4 पाई, तो हो जाएगा a इंटू 4 पाई कॉस 4 पाई टी। ठीक है, अच्छा, आप ध्यान समझेंगे। अभी आपकी वेलोसिटी आ गई, लेकिन एक्सेलरेशन होता है आपका, क्योंकि यार आपको फोर्स में जाना है तो पहले आप निकालो वेलोसिटी, फिर निकालो एक्सेलरेशन, फिर उसको मास से मल्टीप्लाई करो, तब जाके यहाँ पहुँचोगे। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमने कहा एक्सेलरेशन के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, a इंटू 4 पाई इंटू कॉस का होता है माइनस साइन थीटा 4 पाई टी, और एंगल जो कॉस थीटा है, कॉस टी नहीं है, वो कॉस 4 पाई टी है। तो जिसके रिस्पेक्ट में हमने करा है, हमने किसके रिस्पेक्ट में करा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। और टाइम का फंक्शन है थीटा में कि टाइम के साथ कुछ और भी है, तो कुछ और भी है जो है वो बाहर आ जाएगा, तो वो बाहर आ गया। तो 4 4 16 पाई स्क्वायर माइनस का 16, ये माइनस भी है ना, माइनस का 16 पाई स्क्वायर a और साइन 4 पाई टी। अच्छा, तो फोर्स निकालने के लिए आपने ma कर दिया, ma का मतलब है m से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस 16 पाई स्क्वायर ma साइन 4 पाई टी। ठीक है, अब हमसे कह रहा था एट t बराबर 1/8, तो t बराबर 1/8, यहाँ पे 1/8 रखोगे तो π/2 आएगा, π/2 का मतलब साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 कितना होता है 1, तो फोर्स कितना आ जाएगा मेरा माइनस का 16 पाई स्क्वायर ma, माइनस का 16 पाई स्क्वायर ma। बढ़िया, पहला ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, पहले ऑप्शन में कितना था माइनस का 16 पाई स्क्वायर am, हाँ वही, ठीक, ma। ठीक, तो ये वाला पहला ऑप्शन तो सही लग रहा है। ठीक, फिर दूसरा क्या था, पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन द इम्पल्स ऑफ द मैग्नीट्यूड टाइम 0 पर, टाइम 0 एंड टाइम 1/4, टाइम 0 एंड टाइम 1/4। ठीक है, तो ठीक है, समझ लेते हैं। टाइम 0 टाइम 1/4, तो इम्पल्स क्या होता है सर, इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम F.dt। तो फोर्स की जगह पर, यहाँ पर फोर्स की जगह पर अगर हम ध्यान से देखें तो फोर्स 1/4 सेकेंड पर और 0 सेकेंड पर, 1/4 सेकेंड पर अगर आप इसको 1/4 रखोगे तो ये आ जाएगा साइन पाई, साइन पाई कितना होता है 0, तो फोर्स आ जाएगी 0, तो 1/4 पर फोर्स 0 है। ठीक,
और 0 सेकंड रखोगे तो 0 रखोगे तो साइन 0 0, तो फिर पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो फिर फोर्स 0 है। तो जब फोर्स ही 0 है सर तो इम्पल्स भी 0 होगी कि नहीं, इम्पल्स भी 0 होगी, तो फोर्स भी 0 हो गई तो इम्पल्स क्या हो जाएगी 0। तो सही बात कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 1/4 सेकेंड पर और 0 सेकेंड पर इम्पल्स क्या हो जाएगी 0। द पार्टिकल इज़ नॉट एक्टेड बाई एनी फोर्स, नहीं पार्टिकल पे फोर्स तो लग ही रहा है, फोर्स कैसे नहीं लग रहा। तो बी ऑप्शन तो सही लग रहा है, बी सही है, क्योंकि बी में फोर्स दोनों जगह 1/4 सेकेंड पर और 0 सेकेंड पर इम्पल्स 0 है। द पार्टिकल इज़ नॉट एक्टेड बाई एनी फोर्स, तो सही बात नहीं गलत बात, फोर्स तो लग रही है, ऐसा कैसे कह सकते हो कि फोर्स नहीं लग रही है। फिर डी ऑप्शन कि द पार्टिकल इज़ नॉट एक्टेड अपॉन बाई एनी फोर्स, तो ये तो गलत बात कह दी आपने कि फोर्स नहीं लग रहा है। फिर कह रहा है द पार्टिकल इज़ नॉट एक्टेड अपॉन द कांस्टेंट फोर्स, हाँ कांस्टेंट फोर्स नहीं लग रही, जो फोर्स लग रही है वो समय के रेस्पेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो कांस्टेंट तो नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। अब ई वाला ऑप्शन, देर इज़ नो इम्पल्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, देर इज़ नो इम्पल्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, नहीं सर इम्पल्स सिर्फ यहाँ पे 0 है, इम्पल्स से 1/4 सेकेंड पर और 0 सेकेंड पर 0 है, बाकी जब टाइम दूसरा लेंगे लाइक ये वाला टाइम लेंगे 1/8 सेकेंड पर तो फोर्स है तो इम्पल्स भी होगी। तो ये गलत बात है कि इम्पल्स नहीं लग रही है, इम्पल्स लग रही है सर, इम्पल्स लग रही है, लेकिन 1/4 सेकेंड पर और 0 सेकेंड पर इम्पल्स क्या है, उस वक्त इम्पल्स 0 है, 1/4 सेकेंड और 0 सेकेंड पर इम्पल्स 0 है, बाकी तो इम्पल्स लगी रही होगी। ठीक, तो आपको ऑप्शन समझ में आ गया भाई, बहुत प्यारा सवाल है, अच्छे खासे आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, ठीक है, उसके साथ इम्पल्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहा है आपके। ठीक, चलें, बढ़िया सवाल, इसलिए मैं कहता हूँ एग्जाम्पलर ज़रूर ट्राई किया करें, एग्जाम्पलर हम लगवाते हैं आपसे, ठीक है, और टॉपिक बाय टॉपिक लगवाते हैं। ये क्वेश्चन समझ आया ना, फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, अगर जिनको समझ में आ गया वो आगे स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान समझें, डिस्प्लेसमेंट दिया था, उससे वेलोसिटी निकाली, उससे एक्सेलरेशन निकाला, मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर्स आ गई। तो फोर्स की जो रिलेशन आई है, फोर्स की रिलेशन ये आई है, ये -16 π² में साइन, अब 1/8 सेकेंड पर इतना, 1/4 सेकेंड पर 0, 1/0 सेकेंड पर 0, तो 1/4 सेकेंड पर जब फोर्स 0 तो इम्पल्स 0, 0 सेकेंड पर फोर्स 0 तो इम्पल्स 0। ठीक, तो हमसे पहला ऑप्शन ये कह रहा था कि क्या ये आ रहा है, तुमने कहा हाँ आ रहा है। ठीक, फिर इम्पल्स की बातें हुई तो हमने कहा इम्पल्स सिर्फ 1/4 और 0 सेकेंड पर 0 है, बाकी इम्पल्स 0 नहीं है, क्योंकि बाकी टाइम पे फोर्स भी 0 नहीं है। और क्या फोर्स कांस्टेंट है, नहीं फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स वेरी कर रहा है। ठीक, फोर्स कांस्टेंट भी नहीं है। ये यहाँ तक के क्लियर है एकदम। अच्छा, तो आगे बातें करते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन, अ वुमेन थ्रोज अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 500 ग्राम विद अ स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड, कैंपल है ना, कैंप एनर्जी। A woman throws an object of mass 500 ग्राम with a speed of 25 मीटर पर सेकेंड। एक मास है 500 मतलब 0.5 kg का, उसको कितने स्पीड से फेंका गया है, 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। व्हाट इज़ द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द ऑब्जेक्ट। तो भैया एक बात बताओ, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है सर, इम्पल्स होता है क्या, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो जब उसने फेंका था, जब उसके हाथ में था तो रेस्ट पे था, फिर उसको फेंका एकदम से, तो इनिशियल मोमेंटम क्या था 0, और फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम हो गया मास इंटू वेलोसिटी, तो 0.5 इंटू 25 मतलब 12.5। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, चेंज इन मोमेंटम आ गया आपका, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम आ गया आपका P फाइनल माइनस P इनिशियल, मतलब 12.5 J कैप माइनस 0, तो 12.5 J कैप। ठीक है, क्या 12.5 डायरेक्ट आंसर है, तो 12.5 ही मार्क कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, फिर कह रहा है अगला, इफ़ द ऑब्जेक्ट हिट अ वॉल,
500 किलोमीटर स्पीड। अच्छा चलो, अच्छा इधर को फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो इधर को फेंकता तब भी यही बात होती, 25 मीटर पर सेकंड से 0.5 kg की। अगर वो हिट करता है और वापस आ जाता है, रीबाउंड कर जाता है, ठीक है, रीबाउंड कर जाता है, ठीक, बहुत बढ़िया। अगर रीबाउंड कर जाता है तो उसका चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? अब यहाँ पे इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है? इनिशियल मोमेंटम है 12.5। रीबाउंड कर जाएगा तो उसी स्पीड से आएगा, मतलब ये सेम स्पीड कर रहे हैं तो उसी स्पीड से आएगा, तो बात में आ जाए 12.5। अभी तो इधर मान लो, ये इधर को मानो, ऐसे 25 मीटर पर सेकेंड, तो इसको आई कैप मानना पड़ेगा, आई कैप। तो इधर मेरा है 25 आई कैप। अब ये वापस आ गया है तो -25 आई कैप, ठीक है। तो हमारा चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया? चेंज इन मोमेंटम आ गया P फाइनल माइनस P इनिशियल, दैट इज़ माइनस का 12.5 आई कैप माइनस इनिशियल कितना था, प्लस का 12.5 आई कैप, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये आपका हो गया माइनस का 25 आई कैप, माइनस का 25 आई कैप। चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया है? 25। कितना आ गया है? 25, ठीक है। अच्छा, हाफ ऑफ द ओरिजिनल स्पीड बोला था, ओके बेट। अच्छा चलो हम इसी में बढ़ा देते हैं। अगर मान लो अगर आधी स्पीड से आता, क्वेश्चन में क्या बोला था? इफ़ द ऑब्जेक्ट हिट अ वॉल रिबाउंड ऑफ द हाफ ऑफ द ओरिजिनल स्पीड, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, ठीक। चलो आधी स्पीड से आता तो मोमेंटम इधर कितना है? पहले 25 मीटर पर सेकेंड, और वापस में आता तो इधर होता 25/2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नहीं समझ में आया? पहले मैं इसकी कहानी थोड़ी समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन को गायब करो, गायब हो गया। आप ध्यान समझें, इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। मैंने ये जब अगर मान लो वो सेम मोमेंटम से वापस आता, तो सेम मोमेंटम से आता तो एक मोमेंटम इधर, वापस मोमेंटम इधर। अगर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड नहीं बदला है, सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स कर दी गई है, तो इसमें चेंज कितना आता है? चेंज आता है 2p साइन थीटा बाई 2। कोई वेक्टर कितना एंगल चेंज, अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इंटू साइन थीटा बाई 2। अब यहाँ 180 चेंज हुआ है तो 2p साइन 180/2 साइन 90 साइन 91 होता है, तो कितना आ जाएगा? 2p। लेकिन ये मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो 2p का मतलब कितना हो गया? 2 इंटू 12.5 दैट इज़ 25 न्यूटन सेकेंड, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, क्लियर, बहुत बढ़िया। इसको ऐसा फील करें, देखो अगर मान लो मेरे पास 10 मोमेंटम है, 10, और मैं अपनी डायरेक्शन चेंज करूँगा तो मुझे इस वॉल से टकराऊँगा मैं, तो 10 का चेंज यहीं आ गया, ठीक। फिर उल्टा करके 10 देना पड़ेगा, तो 10 और 10 20 का चेंज आया। मतलब इनिशियली जा रहा था तो मुझे 10 यहाँ खर्च हो गया जीरो में होने में, फिर जीरो से वापस उतना ही मोमेंटम देने में 10 खर्च हो गया, तो कितना चेंज आ गया आपको? 2 का चेंज आ गया, ठीक। समझ रहे हैं? अच्छा, अब अगर 25 से आया है, ध्यान समझे, अगर 25 से आया है तो हम क्या लिख सकते हैं? चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू P फाइनल माइनस P इनिशियल। यहाँ पे मास कांस्टेंट लेते हैं, M फाइनल माइनस V इनिशियल, ठीक। तो ये हो जाएगा M 0.5, और ये है आपका फाइनल है 25/2 माइनस का इनिशियल। पहले वेलोसिटी इधर को थी और ये वाली वेलोसिटी इधर को है, तो ये आप माइनस ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? माइनस, ठीक। फाइनल वेलोसिटी माइनस में लेंगे, इधर को है, इनिशियल वेलोसिटी इधर को ले रहे हैं, ठीक। चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा P फाइनल माइनस P इनिशियल, तो MV फाइनल माइनस MV इनिशियल। अब V फाइनल कौन सी है? V फाइनल देखें आप ध्यान से, V फाइनल आपकी माइनस में है। V फाइनल किस में है?
माइनस में है, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा m इंटू वी फाइनल इधर है -25.25/2 माइनस पी इनिशियल इधर है प्लस की, तो प्लस की 25, ठीक। अब ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 3/2 इंटू 25। तो आपने क्या लिखा, m इंटू 50 तो 50 75/2, 75/2, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो चेंज इन मोमेंटम, अच्छा ये सब आई कैप में ही आ रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, चेंज इन मोमेंटम आ गया आपका मास आपका दे रखा है 0.5, मतलब 1/2 इंटू -75/2 आई कैप, तो ये 75/4 -75/4 आई कैप, ठीक। अब ये कितने से जाएगा, 4 एकम 4, फिर 4 32, ठीक, माइनस का 18.2 आई कैप, माइनस का 18.2 आई कैप। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? माइनस का 18.2 आई, 4 एकम 4, 4 बटे 32, 3 बचा, 4 सती 28, 18.7। अब इसी क्वेश्चन के अंदर एक और चीज़ देखते हैं, ध्यान समझें। अच्छा, इसमें से देखें, इसको अगर हम शॉर्ट में करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, ध्यान समझें। P गया और आधा P आया, तो P प्लस आधा P मतलब 1.5P का मतलब 3/2P। तो इसको हम ऐसे कर सकते थे, P से गया आधे से आया, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाता, चेंज इन मोमेंटम आ जाता 3/2P, 3/2P। या इसको आप ऐसे लिख सकते थे कि मतलब गया और आधा आया, तो कितना चेंज आया, 1 और आधा, 1.5, 3/2P। 3/2 का मतलब है 3/2 इंटू P। P कितना है सर आपका, मोमेंटम कितना था आपका 25, तो वही आ गया ना 75/2, 75/2 आ रहा था हमारा, हाँ 75/2। नहीं, यहाँ पे मोमेंटम कितना था, मोमेंटम सॉरी कितना था 3/2 3/2P। अच्छा, यहाँ पे मोमेंटम कितना है हमारा, मोमेंटम है 12.5, कितना है 12.5, तो 3/2 माइनस का 3/2 और 12.5, ठीक है। तो माइनस का 3 इंटू 12 6.25, तो यह आ गया आपका माइनस का 6×18, तो 18.75, वही आ गया ना, ठीक है। तो बस इतना एक चीज़ ऐसा ध्यान रखें कि एक गया, पहले P ख़त्म होने में लग गया, फिर आधा P देने में लग गया, तो 3/2P चेंज आया। अच्छा, पहले इस वाले सवाल में यहाँ पे जो हमने करा था, इसमें क्या था, P गया और P ही वापस आया, तो 2P का चेंज आ गया, ठीक। अच्छा, अब एक चीज़ और कर लेते हैं, इसी सवाल के अंदर एक और चीज़ कर लेते हैं, ध्यान समझें। अगर मान लो मेरा ऐसे आ रहा होता P और P, मान लो 10 आ रहा होता, 10 मोमेंटम मान लो 10 होता, कितना होता 10, ठीक। या तुम इसी को लेना चाहो तो इसी को ले सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा वैसा हो जाएगा, डेटा अजीब सा, ठीक। अच्छा, तो अगर बॉल ऐसे आई है और ऐसे गई है, तो यहाँ से मान लो P आया, यहाँ से P आया, एक इसका इधर से, या लो इधर से अगर थीटा बना रहे हो तो ये हो जाएगा cos थीटा, P cos थीटा आई कैप, और इधर हो जाएगा एक P साइन थीटा, P साइन थीटा, और इसका एक इधर आ जाएगा इस वाले का, अब ये ख़त्म हो गया, अब इसका एक इधर आ जाएगा P cos थीटा, और इधर आ जाएगा P साइन थीटा,
तो सर इधर वाले में तो कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन इधर वाले में देखें जा ऐसे रहा था और आया ऐसे है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, चेंज इन मोमेंटम आ गया। कौन सा मोमेंटम चेंज हो रहा है, कॉस थीटा वाला, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस का 2p कॉस थीटा, माइनस का 2p कॉस थीटा। समझ रहे कि समझ रहे। अब मान लो अगर ये हमारा 10 होता तो ये 10 होता और ये 30 होता 30 डिग्री या 60 डिग्री मान लो होता 60 डिग्री, तो हम लेते हैं माइनस का 2 इंटू 10 इंटू कॉस 61/2, तो यह हमारा 10 का चेंज आ जाता। समझ रहे कि समझ रहे, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप ऐसे मारोगे तो ये वाला कंपोनेंट चेंज करेगा 180 फ्लिप करेगा कौन सा, कॉस थीटा, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट 180 फ्लिप कर जाएगा। लेकिन साइन थीटा वाले में आप देखें ना मैग्नीट्यूड उसका बदल रहा है ना ही डायरेक्शन बदल रही, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक। तो इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें बस इस बार 2025 में भी इसी टाइप का सवाल आया था, इम्पल्स पूछा था। तो इम्पल्स कुछ और नहीं सर, यही है इम्पल्स, ठीक। ये जो आपका मोमेंटम में चेंज आया है इसी को हम इम्पल्स कह रहे हैं, इसी को हम क्या कह रहे हैं, इम्पल्स, इसी को क्या कह रहे हैं, इम्पल्स, ठीक। यही इम्पल्स है सर, यही इम्पल्स। तो सर एक बॉल टकराई वापस गई तो मोमेंटम में चेंज कितना आया सर, p, अगर उसी स्पीड से वापस गई है तो वापस से p, तो p जीरो करने में फिर p वापस देने में, तो 2p का चेंज आ गया। अगर वो एंगल पे आ रही है तो कौन सा p, कॉस वाला p कॉस थीटा प्लस p कॉस थीटा, मतलब 2p कॉस थीटा, 2p कॉस थीटा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। और माइनस क्यों लगा देते हैं, माइनस इसलिए लगा देते हैं क्योंकि फाइनल वाली डायरेक्शन निगेटिव हो जाती है, इसीलिए माइनस लगा देते हैं। समझ रहे हैं, गया पॉजिटिव में था अब जा रहा है निगेटिव में, इसलिए फाइनल वेलोसिटी निगेटिव में होती है तो मोमेंटम भी निगेटिव में ही आता है। समझ रहे हैं। तो यहाँ तक के सवाल बढ़िया लगे। अब आगे देखते हैं। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आज थोड़ा सा बहुत लंबी क्लासेस हो गई हैं, चले बहुत ज़्यादा टाइम, फ़ोन कहाँ चला गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, एक सेकंड में, वीडियो चल रही है कि नहीं, हाँ ठीक। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अ बलून ऑफ मास 10 ग्राम इन द एयर escaped फ्रॉम द बलून एट अ यूनिफॉर्म रेट विद अ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, 4.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एक बलून है सर, उसमें से गैस निकल रही है, लीक कर रही है, और उसकी स्पीड है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक। अच्छा, तो गैस निकल रही है, गैस इसमें से निकल रही है। इफ़ द बलून श्रिंक इन 5 सेकेंड, बलून श्रिंक कर जाता है, मतलब पूरा ही श्रिंक कर जाता है, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में, ठीक। अच्छा, 5 सेकंड में श्रिंक कर जाता है। मास इसका 10 ग्राम था। अब ये श्रिंक करके मान लो ऐसा ऐसा बलून हो गया, ठीक। देन द एवरेज फोर्स ऑन द बलून इन डाइन, तो सर एवरेज फोर्स ऑन द बलून, तो गैस निकल रही है मतलब मास चेंज हो रहा है, और जब मास चेंज होता है तो हम क्या करते हैं, हमने आपको पिछले वाले टाइम पे बताया था कि जब मास चेंज होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी उन्होंने कांस्टेंट बोल रखी है, ठीक, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी dm/dt, v dm/dt, वेलोसिटी कितनी है सर, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक। अच्छा, और अच्छा ये हमारा आ गया 4 सेंटीमीटर। dm/dt मतलब मास 10 ग्राम चेंज हुआ है, 5 सेकेंड लगे हैं, तो 10 मास चेंज हुआ है, 5 सेकेंड लगे हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, 5 दूनी 10, तो मतलब 8, ये अच्छा ये ग्राम में है और ये किस में है, सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड में है, ठीक है। तो आपकी आ जाएगी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो एक्चुअली में ये यूनिट आपकी डाइन में आ गई, किस में आ गई, डाइन, CGS यूनिट्स है ना सारी, तो ये आपकी किस में आ गई, डाइन में आ गई, ठीक।
नहीं समझ आ रहा? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसमें ऑप्शन 3 है, 9 है, 9 है, 12 18 है, 8 9 आ रहा है, 9 4 पॉइंट, अच्छा 4.5। अरे यार ये छोटी छोटी तो छोटी नहीं है माँ। तो ये 4.2 इंटू 9, ये 9 आ जाएगा, 9। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। सैंड इज बीइंग ड्रॉप्ड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट एट द रेट ऑफ m kg पर सेकेंड। द फोर्स नेसेसरी टू कीप द बेल्ट मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v विल बी। कितना फोर्स चाहिए होगा? तो हमसे कह रहा है m kg पर सेकेंड गिर रही है, ठीक, और वेलोसिटी v रखनी है। तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? सर फोर्स लगाना पड़ जाएगा v dm/dt, और kg पर सेकेंड का मतलब होता है dm/dt। तो हमें लगाना पड़ जाएगा v इंटू m, मतलब m इंटू v। ठीक, सिंपल। kg पर सेकेंड का मतलब क्या होगा सर? मीटर पर के मतलब dm/dt दे रखा है, चेंज इन मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे रखा है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है? ठीक, चलो अगला ट्राई करते हैं। अगले वाले में हमसे कह रहे हैं कि इसमें आपको मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स बतानी है। तो सर मोमेंटम टाइम का रिलेशन देकर फोर्स पूछिए। तो ये और ये, तो बताओ मोमेंटम का स्लोप होता है उसी से तो फोर्स आता है। फोर्स होता क्या है? dp/dt। तो स्लोप ऑफ pt करो, इन आज बहुत थक गए हैं यार। तो देखो यहाँ पे स्लोप सबसे कम है तो यहाँ पे फोर्स मिनिमम है, और यहाँ पे स्लोप सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पे फुल फोर्स मैक्सिमम है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब अगला देखें, अगला क्वेश्चन ट्राई करें। तो कहाँ पे फोर्स मैक्सिमम है, कहाँ पे फोर्स मिनिमम है, बताएं। कहाँ पे मैक्सिमम है? यहाँ पे आपकी सी में मैक्सिमम है। हमसे पूछ रहा है मिनिमम, मैक्सिमम है मिनिमम रेस्पेक्टिवली। तो मैक्सिमम है सी पे और मिनिमम है बी पे। तो सी एंड बी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। अब हमसे कह रहा है कि ये क्वेश्चन आप ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 40, द बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, द फोर्स ऑफ द बुलेट इज 600 minus 2 into 10 to the power 5 t, where f is in Newton. ठीक, what is the average impulse? एवरेज इम्पल्स, अच्छा चलो अच्छा सवाल है सर। एवरेज इम्पल्स, चलें अब आए थोड़ा सा एनर्जी लेके। हाँ, तो हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है भाई साहब एक बात बताइए। हमसे कह रहा है फोर्स है दे रखा है आपको, कितना दे रखा है फिर से पढ़िए। फोर्स आपको दे रखा है, बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन, द फोर्स ऑन द बुलेट इज गिवन बाई एफ इज इक्वल टू 600 माइनस 2 into 10 to the power 5 t। द फोर्स ऑन द बुलेट बिकम्स ज़ीरो एज सून एज इट, अच्छा ज़ीरो हो जाती है फोर्स, जैसे वो निकलती है फोर्स कितनी हो जाती है? ज़ीरो। तो एवरेज इम्पल्स कितना लगा? अच्छा बेटा, एवरेज इम्पल्स तो मान लेते हैं
ज़ीरो से लेकर कुछ टाइम t के बीच में फोर्स ज़ीरो हो गई। तो कितने टाइम में फोर्स ज़ीरो हो गई? तो देखो, अगर फोर्स ज़ीरो हो गई है तो 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ तो ये इधर आ जाएगा। तो 2 इंटू 10⁵ इज इक्वल्स टू 600। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 बचेंगे, 3 बचेंगे, ठीक। तो टाइम आ जाएगा हमारा 3 इंटू 10⁻³ सेकेंड। इतने सेकंड के अंदर फोर्स ज़ीरो हो गई है। तो इम्पल्स के लिए क्या लिखोगे? इम्पल्स के लिए लिखोगे F इंटू dt। तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। 600 कहाँ से कहाँ तक? 0 से t तक इंटीग्रेट कर देते हैं, इम्पल्स निकाल लेते हैं। 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ dt, ठीक है। तो 600t माइनस यहाँ पे 2 इंटू 10⁵2 और कहाँ से कहाँ तक लिमिट रखनी है? 0 से t तक। 2 से 2 कट जाता है। अच्छा, तो हमारा आ गया 600। t की वैल्यू कितनी रखनी है? जी, अपर लिमिट रखो, लोअर लिमिट रखने की ज़रूरत ही नहीं है। अपर लिमिट है 3 इंटू 10⁻³ तो 3 इंटू 10⁻³ माइनस 2 इंटू 10⁵ इंटू 3 इंटू 10⁻³ का होल ऑफ स्क्वायर, ये है हमारी, ठीक। तो हमारा आ जाएगा 3 छक 18। तो 1800 इंटू 10⁻³ और ये हमारा आ जाएगा 10⁻⁶, 9 दूनी 18, 18, 9 दूनी 18, 3 छक 18, 6 बेटा 10⁵, 10⁻⁶, तो 10⁻⁶ और 5 10⁻⁻1, ठीक। और यहाँ पे आ गया आपका 1.800, नहीं सॉरी 1.8 माइनस उधर भी 1.8, तो ये तो आपको 0 आ गई। सर कितनी आ गई एवरेज इम्पल्स? कितनी आ गई सर? 0 आ रही है मेरे तो, इसमें तो 0.9 ज़ीरो भी दे रखी है, 0.9 भी दे रखी है। कहीं पे तो कुछ गड़बड़ हुई है। एक बार चेक कर लेते हैं। 0 पॉइंट आंसर बहुत क्लोज है। 600t माइनस 2, ठीक। 600 इंटू 3 2, ये कहाँ से आ गया? बक 9 आएगा सर, 9 आएगा सर। कितना आएगा? तो 1.8 माइनस 0.9 मतलब 0.9। आंसर देख के, ऑप्शन देख के एक बार वेरीफाई करते हैं कि कहीं पे गड़बड़ तो नहीं हुई, ठीक। वहाँ पे गड़बड़ हो गई थी। अगला सवाल देखें। अगला सवाल हमसे कह रहा है, ये वाला 43 वाला तो मैंने करा दिया था। फोर्टी थ्री वाला देखें। 43 वाले में हमसे कह रहा है कि 2 balls, billiard balls, mass 30 ग्राम, strikes on a rigid balls with a speed of 110⁸ km/h. But the different angle. If the ball get reflected with the same speed, the ratio of the impulse imparted A and B, ठीक। जेई का सवाल है, अच्छा सवाल है। इधर देखें, अभी थोड़ी देर पहले बताया। अब अगर सेम स्पीड से वापस आ रहे हैं तो यहाँ पे इम्पल्स आई है 2p cos थीटा होती है, माइनस का 2p cos थीटा। इम्पल्स कितनी आती है? -2p cos थीटा।
ठीक, और थीटा आप हमेशा नॉर्मल से ले लें। अच्छा, तो अगर मान लो यहाँ पे एंगल यहाँ बिल्कुल एंगल कम करते 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 जीरो कर दिया है, तो कॉस जीरो का मतलब 1, तो इम्पल्स कितनी आ जाती थी, पी से जाता था और पी से वापस आता था, तो -2p। ठीक है, अब अगर आप 45 पे भेज रहे हैं तो हम इम्पल्स सेकंड केस में, ये पहला केस था इम्पल्स इन ए, इम्पल्स इन बी, तो -2p cos 45 कितना होता है 1/√2, तो माइनस का रूट 1/√2 का मतलब है 2p 1/√2 मतलब p/√2p, √2p, तो कितना आ जाएगा IA/IB इज इक्वल्स टू -2p/√2p, p से p कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा √2:1, √2:1। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, अब अगले सवाल में क्वेश्चन नंबर 44 में हमसे ग्राफ दे दिया है। ठीक, ये सवाल मैंने अभी समझाया था आपको थोड़ी देर पहले कि अगर आप इस एंगल को जीरो कर दो तो 2p से आएगा, p से वापस जाएगा, मतलब अगर मोमेंटम में मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया है तो उतनी ही स्पीड से वापस गया है, तो कितना चेंज आता था p + p 2p। यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट चेंज होता था, p cos थीटा + p cos थीटा, तो 2p cos थीटा हो जाता था। समझ रहे, समझ रहे? अच्छा, अब इसमें अगले वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे 44। ये रिहान आएंगे, 200-250 क्वेश्चन है, सारे कराएंगे। अच्छा हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 44 में हमसे कह रहा है, ध्यान सुनिए, ऐसे करके एरिया बना रखा है, ज़ीरो 2 4 6 और 8, और यहाँ पे आपका है ये थोड़ा ऊपर गया है, ये 6 तक गया है और ये वाला 3 तक। ठीक, हमसे कह रहे हैं चेंज इन मोमेंटम। हाँ, ध्यान समझे, चेंज इन मोमेंटम पूछता, इम्पल्स पूछता, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं। एरिया अंडर FT कर्व ही हमारा क्या होता है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट का आधा, 2 × 6, 6 दूनी 12 का आधा 6, बेस कितना है 2, और नीचे कितना गया है, ये नीचे -3 तक गया है, -3, तो 2 × 3, ये कितना बेस है 4 - 2 2, 2 × 3 6, और ये आपका हो जाएगा 8 - 4 4, 4 × 3 12। इम्पल्स की बात करें तो अपर एरिया 12 × 6 18 -8, तो 6 + 12 - 6, अपर एरिया ऐड करेंगे, लोअर एरिया माइनस कर देंगे। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा 12। ठीक, इसको सही से लिखो 12। अब हमसे कह रहा है ये वाला क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 बढ़िया है। हमसे कह रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली एज अलोंग z एक्सिस फ्रॉम द ग्राउंड, द करेक्ट मोमेंटम एंड हाइट pH डायग्राम। अच्छा, मोमेंटम वर्सेस हाइट का बनाना है, तो सर स्पीड के लिए आप क्या लिख सकते हो, v² = u²। अच्छा, ऊपर जा रहा है तो -2gh लेना पड़ेगा हमको, अगर h हाइट पे जा रहा है तो इसकी स्पीड लगातार चेंज हो रही है, u तो आपकी कांस्टेंट थी, u तो हमने फिक्स दी थी, v चेंज हो रही है। अगर हम इसको पूरे में मास
तो एक बात बताओ, वेलोसिटी और एच में जो ग्राफ बनेगा वही ग्राफ तो मोमेंटम और हाइट उसमें बनेगा। क्यों? क्योंकि मोमेंटम, मास अगर कांस्टेंट है, मास चेंज नहीं हो रहा है, तो मास इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाती है? मोमेंटम के। तो जो वेलोसिटी वर्सेस हाइट का बनेगा वही मोमेंटम वर्सेस हाइट का बनेगा। ठीक, तो इस ग्राफ के अंदर देखो 2:1 का रिलेशन है, 2:1 का रिलेशन, तो ये पैराबोला बनेगा, वो भी निगेटिव, जिसकी पावर कम होती है उसकी तरफ खुलता है और निगेटिव में है तो निगेटिव की तरफ खुलेगा। तो हम कह सकते हैं अगर हम मोमेंटम और हाइट का ग्राफ बना लें तो पावर कम उसकी तरफ खुलेगा, वो भी निगेटिव में, तो निगेटिव में खुलेगा ऐसे करके। ठीक, तो पहले मोमेंटम कुछ था, फिर धीरे धीरे मोमेंटम जीरो हुआ, जब हाइट आई तो मोमेंटम जीरो हो गया, फिर मोमेंटम वापस निगेटिव में आ गया। ठीक है, इस टाइप का बनेगा। क्योंकि जब आपका y और x में 2:1 का रिलेशन होता है तो पैराबोला बनता है, और उसकी तरफ बनता है जिसका पावर कम होता है, तो हाइट की तरफ खुलेगा, उसकी तरफ खुलेगा जिसका पावर कम होगा। किधर खुलेगा? माइनस की तरफ। तो सर माइनस की तरफ खुल गया, माइनस हाइट, इधर प्लस हाइट इधर माइनस हाइट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। हमसे कह रहा है अ बलून ऑफ 10 ग्राम। अच्छा, ये हमने कराया था अभी, शायद ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। 47 देखें, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ मास वेट 2 kg इज़ रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन। अच्छा, तो एक ब्लॉक है सर, एक ब्लॉक है कितना kg का? 2 kg का, उसके फ्रिक्शनलेस प्लेन पे है, फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ म्यू 0 है। अच्छा, एज शोन इन द फिगर। अच्छा, फिगर में दिखा रखा है। ठीक, तो हमसे कह रहे हैं कि अ जेट इज़ रिलीजिंग इन अ वाटर एट अ रेट ऑफ 1 kg पर सेकेंड। तो इसके ऊपर एक जेट पानी फेंक रहा है ऐसे करके 1 kg पर सेकेंड। ठीक, तो इसका एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा? तो एक्सेलेरेशन होता है फोर्स, कितना होता है? फोर्स बाई मास, फोर्स बाई मास, और इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? और कुछ दे रखा है, एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो फोर्स के निकालने के लिए आप क्या करेंगे? फोर्स क्या होता है? क्योंकि इसका dm/dt दे रखा है और हमसे कह रहा है कि बताइए एट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब स्पीड कांस्टेंट है, तो क्या हम वो वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते? v dm/dt बाई मास। ठीक, तो v कितनी दे रखी है? 10, dm/dt आपका कितना दे रखा है? 1/2, तो कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सवाल। ठीक, इसको नोट कर लें सर, इसको नोट कर लें। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कितनी लंबी हो गई भाई? 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे के हम क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। अ स्पेसशिप स्वीप्स स्टेशनरी इंटरप्लेनेट डस्ट एज अ रिजल्ट dm/dt इज इक्वल्स टू bv। ये क्या है? A spaceship is in space sweeps stationary interplanet dust। अच्छा, डस्ट को स्वीप कर रही है। अच्छा बेटा, एज ए रिजल्ट इट्स मास इंक्रीजेस। तो जब वो डस्ट को सैटेलाइट उठाती जा रही है, स्पेसशिप उठाती जा रही है, ठीक है, तो उसका मास बढ़ रहा है, तो dm/dt उसका चेंज हो रहा है। अच्छा, dm/dt चेंज हो रहा है bv स्क्वायर t विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, where vt is instantaneous velocity,
अच्छा, वेलोसिटी भी फंक्शन, वेलोसिटी इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक। अच्छा, द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो सर एक्सेलरेशन के लिए आप क्या लिखोगे? फोर्स बाय मास, ठीक, फोर्स बाय मास। तो 1/m, f के लिए हम क्या लिख सकते हैं? f के लिए 1/m इंटू एफ, तो 1/m इंटू वी डी एम बाई डी टी, ठीक है। अच्छा, वी डी एम बाई डी टी, तो एक काम करते हैं, v को सिंपल 1/m, v रख दिया, डी एम बाई डी टी हमारा बी वी स्क्वायर है, तो कितना आ जाएगा? बी वी क्यूब बाई एम। ऐसा कोई ऑप्शन है? बी वी क्यूब बाई एम, बी वी क्यूब बाई एम, बी वी क्यूब बाई एम टी, हाँ बी वाला ऑप्शन, बी वी क्यूब बाई एम, ठीक। अब मास बढ़ता जा रहा है तो कह सकते हैं कि उसकी स्पीड घटती जा रही होगी, तो एक्सेलरेशन निगेटिव हो गया होगा, तो आप माइनस लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक, स्पीड कम होती जा रही है। अच्छा, अगला सवाल, अगला सवाल देखें, हमसे कह रहे हैं अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन विद अ मोमेंटम, इसको हटा दे पहले, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद अ स्ट्रेट लाइन विद अ मोमेंटम स्टार्टिंग एट मोमेंटम p स्टार्टिंग एट t इज इक्वल टू 0, अ फोर्स kt, फोर्स लग रहा है kt, ठीक, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम ड्यूरिंग द इंटरवल t, मतलब 0 से लेकर t तक। सो द मोमेंटम चेंजेस फ्रॉम p टू 3p, तो मोमेंटम चेंज हो गया है p से 3p। हेयर k इज़ द कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ t इज़, द वैल्यू ऑफ t इज़, तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एफ डॉट डी टी, ठीक। मोमेंटम में चेंज कितना आ गया है? p से 3p हो गया है, मतलब 2p का चेंज आया है, तो हमने लिख दिया 2p का चेंज आया है। एफ टी, तो k इंटू टी डी टी, तो k कांस्टेंट है, ये टी स्क्वायर बाई 2 हो गया, तो 2p हो गया हमारा ये, ठीक। समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा, ये हमारा हो गया इतना, ठीक। अब के हमको निकालना है t, तो टाइम क्या आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 4p बाई के का अंडर रूट, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 2 अंडर रूट p बाई के। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 2 अंडर रूट p बाई के, सेकेंड वाला ऑप्शन। अब यह एक क्वेश्चन आखिरी देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको ख़त्म करेंगे। अ रॉकेट ऑफ विद अ लिफ्ट ऑफ मास 20,000 kg इज ब्लास्टेड अपवर्ड विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैलकुलेट द इनिशियल थ्रस्ट। तो थ्रस्ट वाले क्वेश्चन आगे के आप ट्राई करेंगे, शीट आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ट्राई करेंगे, ठीक, करके आएंगे, फिर हम कराएंगे यहाँ पे आपको, ठीक। अब ध्यान समझें, हमसे कह रहा है कि एक रॉकेट है सर, कितने किलो का है? 20,000 किलो। देखो इसके ऊपर सर एक mg फोर्स लग रही होगी, और इसको अगर एक्सेलरेट कराना है ऊपर कितने से? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कराना है, तो आपने इसके ऊपर एक फ़ोर्स लगाना पड़ेगा, उसको कहते हैं थ्रस्ट फोर्स। तो आपको एक थ्रस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा,
और उस थ्रस्ट फोर्स कुछ और नहीं है, वो मास रॉकेट का जो फ्यूल बर्न हो रहा है dm/dt उससे आती है। तो वो होती है v रिलेटिव इंटू dm/dt। रिलेटिव मतलब रॉकेट के रेस्पेक्ट में उसकी स्पीड कितनी है, ईंधन की स्पीड जो फ्यूल बर्न हो रहा है उसकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द रॉकेट बाय dm/dt। ठीक, ये हो गया हमारा। तो हम कह सकते हैं जो थ्रस्ट फोर्स है, एक्सेलरेशन इधर को है तो ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा और ये वाला फोर्स कम होगा। तो थ्रस्ट फोर्स में से ये वाला फोर्स माइनस कर देंगे mg। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन ऐसे लिखा जाता है। ये आगे जाके मैं बताऊंगा, टेंशन ना लें। नेट फोर्स सारा जोड़ जाड़ के मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होना चाहिए, नेट मास इंटू नेट एक्सेलरेशन। तो थ्रस्ट फोर्स ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा, ये वाला माइनस ये वाला। और क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है इसीलिए मैंने इसको ज़्यादा माना, इसको कम माना, तो इसको मैंने पॉजिटिव लिया, इसको नेगेटिव लिया। ठीक, तो थ्रस्ट फोर्स कितना आ गया सर, m, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो m कॉमन हो जाएगा, g + a। तो m है आपका 20,000, g है आपका 10 + 5 15, तो 20,000 इंटू 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 4 जीरो और हो गए तो 10⁴, मतलब 3 × 10⁵ न्यूटन इतना फोर्स लगाना पड़ जाएगा। 3 × 10⁵ न्यूटन। इससे कोई ऑप्शन वगैरह है क्या? अच्छा, एनसीईआरटी का सवाल है, तो आंसर कितना होगा इसका 3 × 10⁵ न्यूटन। समझ आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ तक कि हमारी कहानी क्लियर हो गई है। अगर आपको आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आज बहुत थके हुए थे। ठीक, तो माजरत चाहते हैं, लेकिन ये है कि लगे रहेंगे, करते रहें, प्रैक्टिस करें। आप पढ़ें चाहे जहाँ, उससे मतलब नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करते रहें। आइए प्रैक्टिस कराते हैं आपको। आगे हमारे पास एनएलएम के और से 100, 150, 200 क्वेश्चन हैं, तो वो हम यहीं पे ट्राई करेंगे। ठीक, रोज़ अगर हम 30-40 क्वेश्चन करेंगे तो हमारे आराम से हो जाएंगे। ठीक, तो आज का सफ़र यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ, वो भी चेंज इन मोमेंटम के क्वेश्चन। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम चेंज इन मोमेंटम के सवाल डील करेंगे कि चेंज इन मोमेंटम के सवाल कैसे डील कर जाते हैं। फिर आगे इक्विलिब्रियम और कंस्ट्रेंट और आगे जाके स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, वेज कंस्ट्रेंट के सवाल, वो भी जेई के, वो सारे डील करेंगे। ठीक, तो हमारा मेन टारगेट है एनसीईआरटी कवर करना, एग्जाम्पलर कवर करना, नीट के क्वेश्चन कवर करना, जेई के क्वेश्चन कवर करना। ये 4 जगह से हम क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक, हमारा मेन टारगेट यही है। ठीक, थैंक यू।